वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। और कैसे हैं आप सभी बच्चे और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? तो भाई लास्ट क्लास में हमने सॉलिड स्टेट की हम बात कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि यूनिट सेल क्या होता है, और उसके बाद हमने बात की थी कि 7 टाइप का मैंने आपको 1 डायमेंशनल भी पढ़ाया था, मैंने 2 डायमेंशनल भी पढ़ाया था, और मैंने 3 डायमेंशनल भी आपको पढ़ाया था। और मैंने बताया था कि जो ये 3 डायमेंशनल है, यहां पे 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज लेंथ एंड एंगल बिटवीन देम। ठीक है, उसके लिए मैंने आप सभी को एक ट्रिक भी बताई थी कि सीटी तो हरिओम बजाता था। अरे याद है ना सभी को? भूल तो नहीं गए? आज पहले करेंगे कुछ क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे हमारे टॉपिक की शुरुआत। और ये जो वीडियो स्पेशली कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। सिलेबस वाले बच्चे देखें जरूर, जो भी लगेगी ये क्वेश्चन हमारे काम के नहीं मैं बता दूंगा, वो स्किप भी कर सकते हैं। हालांकि केमिस्ट्री सीखनी चाहिए, आप सिलेबस के हैं, कल को आपको देना तो एंट्रेंस ही पड़ेगा ना कहीं पे जाने के लिए। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? चलिए भाई टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। ठीक है, फिर मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसमें मैंने आपको पढ़ा दिए थे 4। ठीक है, तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहले। तो ये हमारी सॉलिड स्टेट की क्लास नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले मैं 2 क्लासेस ले चुका हूं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिक से एक रेगुलर वे में अगर आप क्लासेस देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आ जाओ भाई, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, कंसेप्ट समझा चुका हूं, तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा ये। तो क्या बोला गया भाई, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, जेई में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, नीट में आ सकता है। तो आपसे बोला गया है कि मैच द सॉलिड, यहां पे आपको ना कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, यहां पे आपको कुछ जो है कंपाउंड गिवन है, सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड होते हैं। उसके बाद यहां पे बताने हैं कि इस कंपाउंड के अंदर कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है और इसके अंदर कौन सी बाइंडिंग फोर्स है ना, कि इनको इन एटम्स को कौन पकड़े हुए, कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, चलो जी सबसे पहले बात करते हैं डायमंड की। अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ा था डायमंड इज योर नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। डायमंड में बड़ा नेटवर्क बन रहा था, है ना? याद है ना, मैंने स्ट्रक्चर भी दिखाई थी लास्ट क्लास में। तो भाई देखो, डायमंड की अगर बात करोगे तो इसका मतलब होता है एटम से। इसका मतलब किससे होता है? डायमंड का रिलेशन आएगा एटम से। और जहां पे एटम आ जाएंगे, आप सभी को पता है कि डायमंड का मतलब कार्बन से बना हुआ है, और कार्बन नॉन मेटल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसका मतलब यहां पे आ जाएगा ये वाला जी। देखो ध्यान से सभी बच्चे, डायमंड है तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स रहे होंगे, और किसके एटम्स? स्पेशली कार्बन के एटम्स रहे होंगे, और कार्बन के एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग रही होगी। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा ए है उसका जो है ए मैच करेगा आपका क्या उससे, और साथ में वो आएगा 4th। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो भाई इसमें, ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो भाई इसमें। तो भाई इसको ये यहां से हटेगा ही नहीं, क्या हट गया भाई, हट गया। ठीक है, तो देखो ए का क्या है भाई, और 4th है। लगभग सारे ऑप्शन में यही गिवन है, सारे ऑप्शन में ये गिवन है, तो इससे हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट आ जाओ जी, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, कोई बात नहीं। अब सोडियम क्लोराइड भाई, सोडियम क्लोराइड NaCl है ना। NaCl में आप सभी को पता कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस है। अगर ये आयंस है तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहे होंगे? आयन रहे होंगे। और आयन है ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कौन सी बॉन्डिंग रही होगी? तो हम कहेंगे यहां पे आयनिक बॉन्डिंग रही होगी, है ना, आयोनिक बॉन्ड रहा होगा। तो इसका आयन से क्या बन जाएगा भाई? आयोनिक। बाइंडिंग फोर्स कौन सा? आयनिक। तो देखो भाई बी का आपको क्या लगता है कि बी, उसके बाद आ गया पी, बी का पी और पी का 3। तो ऐसा देखो भाई, है ना, सेकंड में Bp3 है ना, सारी जगह ये। तो यहां से भी हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा भाई। उसके बाद HCl, तो HCl एक मॉलिक्यूल है, और किस टाइप का मॉलिक्यूल है जी HCl? तो HCl तो भाई आपका पोलर मॉलिक्यूल है।
HCl तो आपका पोलर मॉलिक्यूल है, हाँ जी, ठीक है। तो इसका मतलब HCl में आपका S, HCl में आपका S, और S में भी किसका भाई, डाइपोल, डाइपोल, क्योंकि ये क्या ऐसा है, HCl एक डाइपोल है, तो HCl दूसरा भी डाइपोल रहा होगा, उन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग उसे बोला जाता है डाइपोल, डाइपोल। इसका मतलब C का S आएगा, C का S देख लो भाई, बस जो बच्चा सिर्फ सी को देख लेता ना तो भी पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता। मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लगा रहा हूं, वैसे आप टाइम लगाओगे नहीं, है ना। तो भाई देखो वैसे तो कंफर्म हो जाता कि इसका एक करेक्ट आंसर होगा, लेकिन भाई मैं तो सारे ही बताने वाला हूं आपको। देखो भाई उसके बाद एल्यूमिनियम की अगर आप बात करोगे तो एल्यूमिनियम क्या होगा, Al3 पॉजिटिव, तो कर्नल बोलेंगे भाई, कर्नल बोलेंगे इसे। और उसके बाद यहां पे कौन सा बॉन्ड रहा होगा, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। H2S, H2S का मतलब वाटर सॉलिड फॉर्म में कब होता है भाई, जब आइस की बात करते हैं, तो यहां पे आइस, ठीक है। तो ये भी कैसा भाई, मॉलिक्यूल, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वाटर के मॉलिक्यूल्स, है ना। और कौन सी बॉन्डिंग जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। I2 सॉलिड, I2 कैसा, नॉन पोलर, है ना। I2 कैसा होता है भाई, I2 कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर, ठीक है। आ रही है बात समझ में, तो I2 नॉन पोलर, ठीक है। तो I2 भी मॉलिक्यूल बन जाएगा। और यहां पे दिखाना पड़ेगा डिस्पर्जन फोर्स, और यहां पे डिस्पर्जन फोर्स, है ना। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब ए आना था। तो मैं, है ना, क्वेश्चन इसलिए करवाता हूं आपका पूरा रिवाइज हो जाए, है ना, तो आपको अच्छे से समझ में याद आ गई होंगी, हाँ ऐसा कुछ भी पढ़ाया गया था आपको। तो चलो भाई आगे की बात करते हैं हमारे कंसेप्ट। तो भाई लास्ट क्लास में हमने यूनिट सेल की बात की थी। मैंने आपको बताया था कि भाई देखो, है ना, पहले मैंने स्पेस लैटिस बताया, फिर मैंने आपको क्रिस्टल लैटिस के बारे में बताया। और क्रिस्टल लैटिस में जब मैंने आपको बताया तो मैंने बताया कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल में 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाया। तो दोबारा से एक बार वहीं पे आते हैं टॉपिक पे। तो देखो भाई यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस की बात करेंगे। तो यूनिट सेल क्या थी भाई, यूनिट सेल की अगर बात करोगे तो ये आपका स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है जो बार बार रिपीट होके बार बार रिपीट होगा और एक पूरे क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन करेगा। तो यूनिट सेल आपका स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है ना। तो देखिए यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर unit of the crystal lattice which when repeated in different direction generate the entire crystal। okay, सभी को क्लियर ये यूनिट सेल क्या होता है। A regular 3-dimensional arrangement of identical points in space is called crystal lattice। ठीक है, तो स्पेस में कोई रेगुलर अरेंजमेंट होना एटम्स का, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, उसी को हम क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे, है ना। जैसे कि भाई ये क्या है, ये एक आपको क्यूब नजर आ रहा है। अब इस क्यूब से हम एक पूरा बहुत बड़ा क्यूब बना सकते हैं। इस एक क्यूब से एक बहुत बड़ा क्यूब बन सकता है। तो भाई उस बहुत बड़े क्यूब को तो हम क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे, और उसका ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको बार बार रिपीट करके हमने क्या बना दिया है, पूरा क्रिस्टल लैटिस, तो इसको यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक है, देखो जी यहां पे देखो, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा इस यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, तो ये कॉर्नर होते हैं भाई, है ना। ये क्या होता है, कॉर्नर, ये कॉर्नर है ना, कॉर्नर बोलेंगे। अभी एक्सप्लेन करता हूं पूरा इस क्लास में। तो देखो भाई बार बार ये रिपीट हो रहे हैं, बार बार ये रिपीट हो रहे हैं भाई, देख लो पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखना एक बहुत बड़ा क्यूब दिखाई देगा आपको एक बहुत बड़ा क्यूब दिखाई देने वाला है। लो जी, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे भाई, ये हमारा क्या बन गया है, क्रिस्टल लैटिस बन गई है। क्या बन गई है, क्रिस्टल लैटिस। ये है हमारी क्रिस्टल लैटिस। तो ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी इसको यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो जी आगे बात करते हैं। अब मैंने पढ़ाया था कि जो यूनिट सेल होती है वो 2 टाइप्स की, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होती है जहां पे आपका एटम्स, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर पे होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, तो उन्हें प्रिमिटिव बोलते हैं। और जहां पे कॉर्नर पे तो हो ही हो, उसके साथ आपका कहां पे हो, बॉडी के सेंटर पे हो, फेस के सेंटर पे हो, एज के सेंटर पे हो, तो उन्हें सेंटर्ड बोला जाता है या उन्हें नॉन प्रिमिटिव बोला जाता है। ठीक है, तो यूनिट सेल हमारी 2 टाइप की हो जाएगी भाई। एक को प्रिमिटिव बोलेंगे, है ना, प्रिमिटिव वो होती है, और दूसरी सेंटर्ड होती है भाई। यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। आपको जो पार्टिकल मिलेंगे वो सिर्फ कॉर्नर पे मिलेंगे, है ना। इसका एग्जांपल है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्यूबिक क्यों कह रहा हूं, ये क्यूबिक क्या होता है,
अभी समझा देंगे एकदम से, है ना। उसके बाद देख लो भाई ये रहा, तो ध्यान से देखिए, तो यहां पे जो आपको एटम्स मिलेंगे ये कॉर्नर है भाई, ये क्या, ये क्यूब है, यहां पे ये कॉर्नर नजर आ रहे होंगे आपको। तो अभी देखना यहां पे, ये आ गए जी। तो ये जो है इसे बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसे क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव, ठीक है। एक अब हमारा जो आ गया सेंटर्ड, तो सेंटर्ड क्या होता है भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द पोजीशन इन एडिशन टू द कॉर्नर्स, यानी कि कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर के अलावा भी कहीं ना कहीं होंगे, ठीक है। तो देखो भाई, जैसे ये कॉर्नर पे हो गया और ये बॉडी के सेंटर पे रख दिया। बॉडी का सेंटर क्या होता है सब समझा दूंगा इस क्लास में। ये आपका एफसीसी का एग्जांपल है, फेस सेंटर्ड का एग्जांपल है ना। ये आपका एंड सेंटर्ड का एग्जांपल है। अगर आप दो अपोजिट फेस पे रखते हो तो इसे एंड सेंटर्ड बोलते हैं भाई। उसके बाद ये देखो, ये पूरी एक एज है ना, एज लेंथ। इस एज के सेंटर पे अगर आपने एटम रख दिया तो इसे एज लेंथ बोलेंगे, है ना, एज बोला हो जाएगा भैया। तो देखो भाई, प्रिमिटिव में मैंने आपको कल पढ़ा दिया था कि प्रिमिटिव जो यूनिट सेल है बेसिकली, उसमें मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाया था कि भाई आपका क्यूबिक होता है ना, ये सारे प्रिमिटिव हो सकते हैं, है ना। और भी होंगे, ये अभी डिस्कस करते हैं। जैसे कि सीटी तो हरिओम बजाता था, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं भाई, तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे नहीं रहा हूं क्योंकि मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं कल। सीटी तो हरिओम बजाता था, है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था मैंने। अब देखो भाई, सेंटर्ड की बात हमने नहीं की थी, तो देखो सेंटर्ड में एक नाम आया बॉडी सेंटर्ड, है ना। दूसरा जो नाम देखो, बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या होता है ना, इस चीज को समझिएगा कि इस बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या है जी। देखो, अब हमारे पास मान लीजिए कि ये क्यूब है ना, हमारे पास मान लीजिए कि एक क्यूब है ना। तो ये आपकी क्या हो जाती है यहां पे क्यूब, ये हो गया भाई क्यूब, हो गया क्यूब। अब देखो यहां पे क्या नजर आ रहा है, ये भी आपका क्या, कॉर्नर, 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 ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर और ये भी कॉर्नर, ठीक है। अब देखिए इसके, है ना, यहां पे इन सारे पॉइंट से, है ना, इन सारे कॉर्नर से एक इक्वल डिस्टेंस पे देख लीजिए। अब मैं मान लो जिस रूम में हूं या आप जिस भी रूम में बैठे हो वहां पे आप कॉर्नर देखो, पहले कॉर्नर देख लिया आपने। अब देखो बीच में एक ऐसा पॉइंट रहा होगा उस पूरे कमरे के, अगर वो क्यूबिक सिस्टम है तो उस पूरे कमरे में बीच में एक ऐसा पॉइंट रहा होगा कि सारे कॉर्नर से इक्वल रहा होगा, उसी को बोला जाता है बॉडी का सेंटर। यह पूरा कमरा एक बॉडी है और इसका एक सेंटर पॉइंट रहा होगा जो कि सारे कॉर्नर से, फेस सेंटर से, एज सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे रहा होगा, उसी को बोलेंगे, है ना, आपका बॉडी सेंटर, ठीक है। तो अगर आप वहां पे एटम रख देते हैं, मान लो कि यहां पे जी, यहां पे 3 डायमेंशनल समझना इसको, तो इसे क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड। इसे क्या बोलेंगे, देखो यहां पे दिखा रखा है 3 डायमेंशनल कि ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूं, ये क्या हो गया भाई, बॉडी का सेंटर हो गया, बॉडी का सेंटर हो गया, ठीक है जी। आ गई बात समझ में। तो देखो भाई यहां पे, उसके बाद भाई आपका यहां पे फेस सेंटर्ड होता है। फेस सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए ये क्यूब है आपका, ये क्यूब है आपका, समझाता हूं भाई इसको भी मैं काफी अच्छे से। देखो ये आपके कॉर्नर पे तो हो गया। अब ये तो आपका बॉडी का सेंटर था यहां बीच में। अब देखो भाई, ये जो आपको बोर्ड नजर आ रहा है, आपको पैनल जो नजर आ रहा है, या ये एक फेस ही तो है, ये एक फेस है, या ये जो वॉल है यहां पे जो पीछे दीवार है, ये भी तो एक फेस है। तो इसका एक सेंटर पॉइंट रहा होगा, उसी को हम फेस सेंटर। जैसे भाई इसको, जो जिस फेस को मैं दिखा रहा हूं, ये बाहर वाला फेस आप सभी देख पा रहे होंगे, ये वाला जो फेस आपको नजर आ रहा है, इसका ये सेंटर पॉइंट है, इसका ये सेंटर पॉइंट है। इसी प्रकार भाई देखना सारे बच्चे ध्यान से, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लैक वाला जो मैंने बना के दिखाया है, ये वाला एटम इसका सेंटर पॉइंट रहा होगा, इसे फेस सेंटर बोलेंगे। यानी कि जो एक फेस है उसमें उस फेस पे एक सेंटर में आपका जगह रही होगी, है ना, जो कि सारे कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पे रही होगी, उसी को बोलेंगे फेस सेंटर। उसी को क्या बोलेंगे, फेस सेंटर। मैं समझाऊंगा काफी डिटेल में भाई, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, है ना, आपा है ना, तो क्लियर करवा देंगे एकदम से। एक यहां पे भाई एंड सेंटर आता है। एंड सेंटर का मतलब होता है दो अपोजिट फेस पे, है ना। वैसे तो भाई क्यूब में 6 फेस होंगे, वैसे तो क्यूब में 6 फेस होंगे, किसी भी 2 अपोजिट पे। फॉर एग्जांपल यहां पे एक एटम और एक कैमरे वाले साइड में एक एटम, तो इसे क्या बोलेंगे भाई, फेस पे रखना है, फेस पे, तो इसे बोलेंगे एंड सेंटर्ड। तो ये हो गया भाई हमारा। तो देखिए, परमिटिव एंड इट्स वेरिएशन विद सेंटर्ड यूनिट सेल, तो इसका मतलब
मतलब क्या है समझना सारे बच्चे ध्यान से। तो देखो भाई सबसे पहले यूनिट सेल की बात करेंगे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड की बात करेंगे। सबसे पहले देखो क्यूबिक सिस्टम, सबसे पहले हमारा क्यूबिक सिस्टम क्या ट्रिक थी, सीटी के नीचे 11, एज लेंथ भी सेम होगी एंड एज लेंथ तो सेम हो गई होगी, साथ में और भी क्या होगा भाई, साथ में एंगल भी सारे सेम रहेंगे। तो क्या ये प्रिमिटिव, यस बिल्कुल यहां पे है ना, क्यूबिक सिस्टम में प्रिमिटिव पॉसिबल हो सकता है, क्यूबिक सिस्टम में प्रिमिटिव पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बॉडी सेंटर्ड भी पॉसिबल हो सकता है, फेस सेंटर्ड भी पॉसिबल हो सकता है एंड आपका देखो, तो बात क्या ही है कि इस बात को ध्यान दीजिए कि जो आपका क्यूबिक है वहां पे तीन टाइप का, एक जो क्यूबिक हो गया आपका एक क्यूबिक क्रिस्टल है, उसमें आप ये तीन टाइप के यूनिट सेल देख सकते हो। क्यूबिक सिस्टम में आपको ये तीन टाइप के यूनिट सेल दिखेंगे, ध्यान से नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। तो भाई क्यूबिक में हम क्या बना सकते हैं, इस क्यूबिक अरेंजमेंट से हम क्या बना सकते हैं, इस क्यूबिक अरेंजमेंट से हम तीन टाइप का डिफरेंट यूनिट सेल बना सकते हैं। जो क्यूबिक सिस्टम है उससे हम तीन टाइप का जो है यूनिट सेल बना सकते हैं। कौन सा भाई, है ना, प्रिमिटिव भी बना सकते हो, बॉडी सेंटर्ड भी बना सकते हो एंड फेस सेंटर्ड भी बना सकते हो। तो तीन टाइप का यूनिट सेल पॉसिबल है, किसके लिए, क्यूबिक सिस्टम के लिए। एंड सेंटर्ड होगा क्या, तो भाई क्यूबिक के लिए एंड सेंटर्ड नहीं होता, क्यूबिक के लिए डिफाइन नहीं किया जाता एंड सेंटर्ड। अच्छा जी आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं। तो टेट्रागोनल अपना आ रहा था देखो 11, 12 और 21 यानी कि 21। टेट्रागोनल बोले तो 21 है ना, 21 का मतलब दो एज लेंथ सेम होगी, एंगल सारे सेम रहे होंगे। तो देखो A इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए जी, तो देखो दिख रहा है ना आपको, ये और ये सेम है लेकिन ये काफी लंबी है, तो ये रहा जी, एंगल वही है जी। तो इसमें प्रिमिटिव पॉसिबल है, सारे एटम्स कॉर्नर पे आप रखोगे तो पॉसिबल होगा, बॉडी सेंटर भी पॉसिबल है। तो टेट्रागोनल में दो ही पॉसिबल है ना, क्यूबिक में तीन, टेट्रागोनल में सिर्फ दो। कौन कौन से पूछ सकता है ऐसा कि बताओ भाई टेट्रागोनल सिस्टम के लिए कितने टाइप की यूनिट सेल पॉसिबल है, तो आप कहोगे दो टाइप की। कौन सी, एक प्रिमिटिव को आप सिंपल भी बोल सकते हो, है ना, सिंपल भी बोल सकते हो। एंड दूसरी कौन सी भाई, दूसरी आपका बॉडी सेंटर्ड, बाकी पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक के लिए, तो ऑर्थोरोम्बिक का ये है जी, ऑर्थोरोम्बिक के लिए आपका प्रिमिटिव पॉसिबल है, बॉडी सेंटर्ड भी है, फेस सेंटर्ड भी है एंड सेंटर्ड भी है। नोट करो सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक ही ऐसा है जहां पे एंड सेंटर्ड भी पॉसिबल हो रहा है, यानी कि चारों ही पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, किस में आ रही हैं भाई, ऑर्थोरोम्बिक में। ठीक है, समझ में आ गई बात, प्रिमिटिव भी, बॉडी सेंटर्ड भी, फेस सेंटर्ड भी एंड सेंटर्ड भी। अच्छा जी आगे कौन सा आ गया भाई, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के लिए क्या होगा, प्रिमिटिव पॉसिबल है एंड सेंटर्ड पॉसिबल है ना। वो जो वर्ड मैंने कहा था कि ऑर्थोरोम्बिक के लिए ओनली क्या, एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, चारों। अगर आप चारों की बात करोगे कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जहां पे चारों टाइप का यूनिट सेल आपको मिल सकता है, तो वो ऑर्थोरोम्बिक होता है। एंड सेंटर्ड तो आपका मोनोक्लिनिक के केस में भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लो भाई नेक्स्ट, ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक में कोई एंगल सेम नहीं, कोई एज लेंथ नहीं, तो ट्राइक्लिनिक में सिर्फ एक टाइप का यूनिट सेल पॉसिबल होता है। वो कौन सा, वो आपका सिंपल, वो आपका प्रिमिटिव। ठीक है, आ जाओ जी आगे। हेक्सागोनल की बात करोगे, ये राजी, हेक्सागोनल में भी सिर्फ प्रिमिटिव ही पॉसिबल है, सिंपल वाला पॉसिबल है। और रोम्बोहाइड्रल बोले तो ट्राइगोनल, तो ट्राइगोनल में भी सिर्फ कौन सा पॉसिबल था, तो देखो दोबारा से मैं काउंटिंग करवाता हूं। अच्छा यह आएगा कि देखो भाई क्यूबिक में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड तीन हो गए, है ना। टेट्रागोनल में सिर्फ दो थे, कौन कौन से थे भाई, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में चारों पॉसिबिलिटीज थी, है ना। मोनोक्लिनिक में आपकी दो ही पॉसिबिलिटी थी, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड। ठीक है, ट्राइक्लिनिक में ओनली प्रिमिटिव, है ना। एंड हेक्सागोनल में भी ओनली प्रिमिटिव एंड रोमोहेड्रल में भी ओनली प्रिमिटिव। अब कितने टाइप का सिस्टम बन गया जी, ये देखो, तीन यहां से, तीन और दो पांच, पांच और चार 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, यानी कि 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है। और उस 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम से 14 डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल पॉसिबल होती हैं। अगर आप एक ही स्ट्रक्चर में ये सब कुछ दिखाओगे कि 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 टाइप का यूनिट सेल, उसे बोला जाता है ब्रेवियस लैटिस।
क्या बोलते हैं? ब्रेवियस लैटिस। ब्रेवियस लैटिस का मतलब होता है कि उस स्ट्रक्चर में 7 डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल आ गए हैं, एंड वहां पे क्या हो गया भाई, दूसरी बात क्या हो गई वहां पे कि आपका जो 14 टाइप की यूनिट सेल पॉसिबल है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? ब्रेवियस लैटिस। आ जाओ जी आगे। प्रिमिटिव एंड इट्स पॉसिबल वेरिएशन विद सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। उसके बाद देखो भाई 3, यहां पे 3 बताया क्यूबिक के लिए, टेट्रागोनल के लिए 4, ऑर्थोरोम्बिक के लिए 4, मोनोक्लिनिक के लिए 2, ट्राइक्लिनिक के लिए 1, हेक्सागोनल के लिए भी 1, रोम्बोहेड्रल के लिए भी 1, ठीक है। तो कुल मिला के 14 टाइप का हमारे पास सिस्टम आ जाता है, और इसी को क्या बोलेंगे? द 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स एंड देयर पॉसिबल वेरिएशन एज सेंटर्ड यूनिट सेल गिव राइज टू 14 3 डायमेंशनल लैटिस इज कॉल्ड ब्रेवियस लैटिस। उसी को ब्रेवियस लैटिस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे बोलेंगे बताओ कितने टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है एंड कितने टाइप का यूनिट सेल हो सकता है ना, उन क्रिस्टल सिस्टम से, तो 14 टाइप का, ठीक है भाई। तो ये एक और मैंने एग्जांपल दिया है, यहां पे अच्छे से देख लीजिएगा इसको कि क्यूबिक में प्रिमिटिव है ना, टेट्रागोनल में सारे एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल यहां पे मैंने लिख दिए हैं कि भाई एग्जांपल भी क्या क्या होंगे इनके, वो भी लिख दिए हैं, ठीक है। तो 14 टाइप्स ऑफ लैटिस आर कॉल्ड ब्रेवियस लैटिस, उसी को हम ब्रेवियस लैटिस भी बोलते हैं। तो इसको देख लो भाई, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, काफी इंपॉर्टेंट है। अरे समझ में आया क्या? समझ में आया? यूनिट सेल, यूनिट सेल अपने आप में 2 टाइप की बेसिकली, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव में एक ही, एंड नॉन प्रिमिटिव में फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। समझ में आ गई बात? फिर क्या किया हमने भाई, देखा जो क्रिस्टल सिस्टम है वो क्यूबिक है, फिर हमने देखा कि क्यूबिक में ये यूनिट सेल पॉसिबल हो सकते हैं, ऐसे करके हमने डिफरेंट 14 टाइप के यूनिट सेल बना दिए। समझ में आ गया क्या भाई? ये चीजें आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, और जो एडवांस के क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इन्हें छोटी छोटी पॉइंट्स का यूज करवाऊंगा मैं वहां पे। नोट कर लेना मेरी बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्पेशली इस हेक्सागोनल को नोट कर लेना कि हेक्सागोनल सिर्फ प्रिमिटिव ही शो करता है। देखना कितने बड़े बड़े क्वेश्चन में ये छोटे छोटे पॉइंट आपके कैसे क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, जो कि आप अप्रोच से कर ही नहीं सकते हो, आप अपना कैलकुलेशन करके सोल्व ही नहीं होगा आपसे। लेकिन अगर ये ट्रिक याद होगी, ये चीजें आपको याद होगी, इसके लिए भी ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो जी आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कुछ, है ना, क्योंकि क्वेश्चन करवाना तो भाई अपना आप सभी को पता ही कि एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ यूनिट सेल, इनमें से कौन सा यूनिट सेल का टाइप नहीं है? क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्राहेड्रल एंड रोम्बोहेड्रल। अरे भाई टेट्राहेड्रल पढ़ाया गया मैंने? टेट्राहेड्रल पढ़ाया गया? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल तो नहीं पढ़ाया भाई मैंने। क्या पढ़ाया था यहां पे, है ना? एक मिनट रुको भाई ध्यान से। क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्राहेड्रल एंड आपका रोम्बोहेड्रल। तो यूनिट सेल का तो इनमें से कौन सा टाइप नहीं होगा? विच इज नॉट अ टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो देखो भाई इसका आंसर क्या लिखेगा? टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल यहां पे कोई यूनिट सेल का बेसिकली टाइप नहीं है टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्रागोनल होता है, वो टेट्रागोनल होता है। ये टेट्राहेड्रल तो भाई है ना, जैसे मीथेन है वो होता है टेट्राहेड्रल, तो वो टेट्रागोनल था, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फॉलोइंग इज नॉट एन टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, इनमें से कौन सा प्रिमिटिव यूनिट सेल का टाइप नहीं है? क्यूबिक है भाई, क्यूबिक तो, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड नन ऑफ दीज। तो अगर आप बात करोगे इसका आंसर देखो, एक मिनट, फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये कोई प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं है, बेसिकली प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं है, ठीक है। जैसे क्यूबिक में आप बोलो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, वो आपका क्या है? वो प्रिमिटिव यूनिट सेल है। ये कोई यूनिट सेल बेसिकली इनको प्रिमिटिव नहीं बोल सकते, ठीक है। ये इसलिए हमें लिखा है यहां पे नन ऑफ दीज, ठीक है भाई। चलो जी आगे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, देखो यार बहुत ही आसान है, अपनी ट्रिक से चलोगे तो देखना, इसीलिए मैंने आपको ट्रिक समझाई भी थी। यहां पे आपको पता लगा कि 2 सेम है तो आपने लिखा 2, यहां पे आपको पता लगा कि यहां पे भी 2 एंगल सेम है तो आपने लिखा 22, है ना। आपने क्या लिखा? 22। तो आप क्या लिखोगे ट्रिक में? सी टी तो हरि, सी टी तो हरि ओम बजाता था, है ना। क्या लिखोगे? सीटी तो हरिओम बजाता था। अरे सीटी कौन बजाता था? हरिओम। फिर क्या लिखा था? 11, 12, 21, 22, और जैसे ही 22 हरि, हरि बोले तो हेक्सागोनल, हरि बोले तो हेक्सागोनल,
तो क्या आंसर आएगा यहां से? अरे क्या आंसर आएगा? अच्छा भैया एक एग्जाम में ये भी पूछा है यहां पे कि ठीक है आप बता रहे हो कि ये दो सेम है, ये पूछेंगे कि जो तीसरा एंगल है ना बताओ कि वो आपका 90 डिग्री से कम होगा या 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो भाई ओ जो हेक्सागोनल होता है उसमें जो एंगल है वो आपका 120 डिग्री का होता है, 90 से ज्यादा होता है हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल काफी डिटेल में पढ़ाना आपको, ठीक है? तो क्या आंसर आ जाएगा भाई? हेक्सागोनल। मैंने पहले ही बता दिया इस क्वेश्चन का, है ना? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो क्यूबिक नहीं होगा भाई, टेट्रागोनल नहीं होगा, हेक्सागोनल बिल्कुल होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई, देख लो भाई यहां पे अब फिर से आ गए हैं हम। यहां पे अगर आप ट्रिक में चलोगे तो यहां से आपको पता लग रहा कि 3 आ गया भाई, 3 है ना, क्योंकि तीनों ही डिफरेंट है। अगर तीनों डिफरेंट होते तो 3 और यहां पे आपको 2, तो 32। ये क्या बन रही भाई? 32। तो 11, 12, 21, 22, 31, 32, 33, यानी कि सीटी तो हरिओम हरि ओम, है ना, हरि ओम बजाता था। बजाता का तो कोई मतलब नहीं था का मतलब। तो ये 31 होता था, ये 32 होता था और ये 33। इसका मतलब मोनोक्लिनिक आएगा आंसर। अरे एम का मतलब मोनोक्लिनिक। अरे समझ में आ रही है क्या बात? तो टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक, क्यूबिक एंड मोनोक्लिनिक। तो सिंपल सा आंसर लगा देना डी, मोनोक्लिनिक इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, 2 क्वेश्चन और ले लिए मैंने इनसे भाई, 2 क्वेश्चन और लिए हैं। आ जाओ जी, क्या है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सियल डिस्टेंस एंड एक्सियल एंगल फॉर द रोम्बोहेड्रल? अरे भाई रोम्बोहेड्रल को ही तो ट्राइगोनल बोलते हैं, ट्राइगोनल। और ट्राइगोनल के लिए ट्रिक क्या थी? 11, 12, 12 वाला क्या था भाई? ट्राइगोनल। इसका मतलब तीनों एज लेंथ सेम होगी, तीनों एज लेंथ सेम यहां पे है, इसमें नहीं है तो सी को हटा दो, डी को भी हटा दो एंड बी को भी हटा दो, और 2 एंगल सेम होंगे। कौन से जी? अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बट नॉट इक्वल टू गामा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए। उसके बाद देखो भाई हमारे पास एक यूनिट सेल है जिसके डायमेंशन ये गिवन है, तो बताओ ये कौन सा है? अरे भाई तीनों ही इक्वल नहीं है तो 3, यहां पे भी तीनों ही इक्वल नहीं है तो 3, तो 3 3 बोले तो था, सीटी तो हरिओम बजाता था का बोले तो ट्राई क्लिनिक, था का बोले तो ट्राई क्लिनिक। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा बी। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? बी हो जाएगा। चलें भाई आगे, समझ में आ रहा है सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो पूछ लेना भाई मुझसे, ठीक है भाई। अब बात करते हैं, देखिए अगर मैं 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम पढ़ूं तो उसमें सबसे जो हमें सिमेट्रिक लग रहा है, सबसे जो देखने में बहुत ही कूल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो कौन सा? क्यूबिक। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि उसमें यार एज लेंथ तो सेम है, एंगल भी सेम है, तो उसके ऊपर स्टडी करना काफी आसान रहेगा हमारे लिए, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, हमारे को समझने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे आसान कौन सा है? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। तो अब इसमें हम बात करेंगे, वो जो 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम था उसमें हम बात करेंगे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की। तो ये क्या आपका क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे। अच्छा जी, आ जाओ भाई। इन देखो वी हैव डिस्कस द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, हमने डिस्कस किया था, ठीक है, यही बताया जा रहा है यहां पे। उसके बाद देखिए भाई टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात करोगे, प्रिमिटिव, सेंट्रल, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है ना। उसके बाद प्रिमिटिव यूनिट सेल वेयर फर्दर क्लासिफाइड एज प्रिमिटिव को देखो ये रहा भाई, है ना, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ये इनमें ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ 3 टाइप्स मैंने पढ़ाया था। कौन कौन सा पढ़ाया था भाई? आपका प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, 3 टाइप से पढ़ाया था अगर आपको याद हो तो देख लो जी, ये रहा, है ना, यहां पे इन्हीं का डिस्कशन करना आप डिटेल में। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं, तो देख लीजिए भाई दोबारा से। तो अब हम यहां पे बात करने जा रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। तो भाई देखो सबसे पहले तो ना मैं क्यूब की ही बात कर लेता हूं, सबसे पहले तो मैं क्यूब की बात करता हूं, क्यूबिक सिस्टम की बात करता हूं भाई। एक अगर मैं यहां पे एक बहुत बड़ा क्यूब बना के दिखाऊं, हालांकि ऊपर बना हुआ है तो उसी से काम चलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, जो ऊपर बना हुआ है। देखो भाई यहां पे इस क्यूब को ध्यान से देखिए। तो पहली बात तो मुझे यह बताइए कि जो क्यूबिक सिस्टम है वहां पे कितने कॉर्नर होते हैं? तो आप कहोगे क्यूब में नंबर ऑफ कॉर्नर, है ना, सबसे पहले आपने बताना है नंबर ऑफ कॉर्नर कितने, तो आप कहोगे 8, है ना। एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है, एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं। तो देखो भाई एक ये रहा, है ना, एक ये रहा, 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 क्या है हमारे पास?
8 हमारे पास कॉर्नर है एक क्यूब में, ठीक है। उसके बाद बताइए भाई नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ फेसेस। बताओ कि कितने फेस हैं क्यूब के। तो देखो भाई, एक ये वाला जी, ये देखो बाहर वाला, ये बिल्कुल एक फेस ये हो गया जी, एक। उसके बाद देख लो भाई, है ना, एक फेस ये वाला हो गया, दूसरा एक ये नीचे वाला हो गया, है ना, एक ऊपर वाला हो गया, एक ये बाहर वाला हो गया। तो कुल मिला के क्यूब में 6 फेस होते हैं। कैसे, देखो भाई, एक ये पीछे वाला, एक इसके सामने वाला, 2 हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला, 4 हो गए, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो एक क्यूब में कितने फेस होते हैं भाई, 6। ठीक है, समझ में आ रही है बात, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ कॉर्नर समझ में आते हैं, ये समझ में आते हैं। अब बात करते हैं भाई यहां पे एक वर्ड की, फेस डायगोनल। किसकी बात करते हैं यहां पे, फेस डायगोनल की बात करते हैं। ये फेस डायगोनल क्या होता है भाई, देखना सारे बच्चे कि ये फेस डायगोनल क्या होता है। देखो जी, आ जाओ जी यहां पे। देखो मैंने एक फेस को लिया, मैंने इस वाले फेस को पकड़ लिया भाई, इसको यहां से, ये रहा जी, ये रहा, ये रहा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये रहा जी, ये देखो, ये क्या है ना, ये क्या, फेस डायगोनल है। ये क्या है, फेस डायगोनल। एक फेस में कितने डायगोनल होंगे, 2 डायगोनल होंगे। एक ये वाला और दूसरा कौन से वाला भाई, अरे ये भी तो है। तो पहली पॉइंट तो ये है कि एक फेस में 2 फेस डायगोनल होंगे, एक फेस में 2 फेस डायगोनल होंगे। तो कितने फेस हैं, तो नंबर ऑफ फेस डायगोनल की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 12। अब बात ये करते हैं कि ये जो फेस डायगोनल है ये पास कहां कहां से करता है। तो एक फेस डायगोनल, एक फेस डायगोनल, एक ये वाला कॉर्नर, एक ये वाला कॉर्नर और एक ये फेस का सेंटर, एक ये फेस का सेंटर। तो एक फेस डायगोनल 2 कॉर्नर, 2 कॉर्नर और प्लस में 2 कॉर्नर और प्लस में एक फेस सेंटर से पास करता है ना। इनको नोट कर लेना कॉपी में अच्छे से, इतने जबरदस्त क्वेश्चन करवाने हैं इन चीजों के ऊपर कि मजा आ जाएगा एकदम से, और कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं। तो फेस डायगोनल 12, एक फेस डायगोनल 2 कॉर्नर और एक फेस सेंटर से पास करता है। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात समझा दिया आपने तो। अच्छा जी, अब ये जो फेस डायगोनल है इसकी वैल्यू क्या होती है जी, अगर आपसे कोई पूछ ले। कोई बात नहीं भाई, बिल्कुल समझाने की कोशिश करेंगे। इसको दोबारा से रफ करता हूं। तो भाई आपसे ये कहा जा रहा है बेसिकली कि इनका ये, इसकी वैल्यू बताइए, है ना। ऐसे तो बताओगे नहीं, कोई ना कोई तो पैरामीटर देंगे। तो इन द टर्म ऑफ एज लेंथ, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि भाई अगर वो क्यूब है तो सारी एज लेंथ सेम है, सारी एज लेंथ ए है, ठीक है भाई। ये भी ए हो गई और ये भी ए हो गई। अब देखो भाई, अरे भाई आपने पढ़ा होगा, ये देखिए, और एक ये हो गया और ये ही तो है फेस डायगोनल। अरे यही तो है फेस डायगोनल। तो ये देखो भाई, यहां पे 90 डिग्री का एंगल। अब ये भी ए हो गई और ये भी ए हो गई। तो इसे क्या लिखोगे, इसे लिखेंगे √2a। इसे क्या लिखेंगे भाई, √2a लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से निकाला है हिंदी में, है ना। इंग्लिश में भी ऐसा ही बोला जाता, पाइथागोरस थ्योरम से मैंने ये बात निकाली है। कैसे निकालते भाई, a का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर तो 2a स्क्वायर और इसका करेंगे रूट। तो देखो भाई, फेस डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, तो क्या हो जाएगी, √2a। क्या हो जाएगी भाई, √2a। एक फेस डायगोनल 2 कॉर्नर से इससे पास करेगा। अच्छा जी, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात हो गई जी। अब हम बात करते हैं, फेस मैंने पढ़ाए, कॉर्नर मैंने पढ़ाए आपको। अब मैं बात कर लेता हूं भाई एज की, है ना। नंबर ऑफ एज बताइए, कितनी एज है यहां पे, नंबर ऑफ एज बताइए कितनी एज है। तो देख लो भाई, एक देखो, एक फेस में अगर बात करोगे, एक ये देखो, ये एक फेस है, तो यहां पे कितनी एज नजर आ रही हैं, कितनी, तो देखो भाई 4। ऐसे ऐसे कितने फेस हैं भाई, देखो 4 यहां पे। इसको है ना ऐसे, आप इसको तो सिंपली काउंट कर लो। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितनी एज होती हैं भाई, 12। ठीक है। अरे भाई इसमें फेस सेंटर पूछे, अरे अगर 6 फेस हैं तो फेस का एक सेंटर होगा, एक फेस का एक सेंटर होगा, तो 6 ही फेस सेंटर होते हैं। अगर यहां पे 12 एज हैं
तो 12 ही एज सेंटर भी रहे होंगे, 12 ही एज सेंटर भी रहे होंगे। तो ये देख लो जी, ये क्या है, इस एज का सेंटर, ये जी यहां पे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे, ये भी क्या, एज का सेंटर। ठीक है, अच्छा जी, बहुत ही समझ में आने वाली बात कर रहे हो जी आप तो, है ना, बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। अब बताओ भाई यहां पे मुझे बॉडी का सेंटर, तो बॉडी सेंटर कितने होंगे भाई, बॉडी सेंटर, अरे भाई एक ही तो होगा ना बॉडी का सेंटर, एक ही तो पॉइंट होगा ना कमरे में जो बिल्कुल बीच में लाई कर रहा हुआ, सारों से इक्वल डिस्टेंस पे। तो बॉडी का तो एक ही सेंटर होता है जी, बॉडी का तो एक ही सेंटर होता है जी। अच्छा जी, बात समझ में आ गई जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब ये बताइए जी, यहां पे देखो भाई, मैं है ना, अभी मैं तो बेसिक पढ़ा रहा हूं क्यूब के बारे में, मैं सिंपल की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो क्यूब के बारे में पढ़ा रहा हूं पहले आपको। अच्छा जी, अब देखो भाई, बॉडी डायगोनल कितने होंगे, अगर आपसे कोई वैसे ही पूछ ले, अरे छोड़ो सॉलिड स्टेट की बात, तो एक जनरल नॉलेज की बात बताओ कि एक क्यूब है उसमें कितने बॉडी डायगोनल होंगे, है ना, बॉडी डायगोनल। तो भाई देखना, ध्यान से देखना सभी बच्चे, तो भाई बॉडी डायगोनल की अगर बात करोगे, है ना, तो कहां पे लिखे भाई जगह, है ना, चलो भाई बॉडी डायगोनल की बात मैं यहां पे कर लेता हूं, बॉडी डायगोनल की बात मैं यहां पे कर लेता हूं। तो भाई बॉडी डायगोनल 4 होते हैं, 4 होते हैं बॉडी डायगोनल। क्या है जी ये बॉडी डायगोनल, समझ में नहीं आ रहा। देखो जी, ये एक कॉर्नर लिया आपने, लिया जी, लिया बिल्कुल, एक ये वाला लिया, हाँ जी लिया। अब देखो यहां पे बीच में कहीं पे बॉडी का सेंटर रहा होगा, इस कॉर्नर को, ये कॉर्नर इस बॉडी के सेंटर से यहां पे मीट कर रहा होगा, इससे मिल रहा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, वहां ऊपर कॉर्नर है एक, वहां ऊपर कॉर्नर है, यहां नीचे कॉर्नर है ना, वहां ऊपर कॉर्नर है और यहां नीचे कॉर्नर है, और बीच में अगर उस कॉर्नर और ये कॉर्नर बीच में बॉडी सेंटर भी रहा होगा, अगर आप इसे जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, बॉडी का डायगोनल बनेगा। क्या बनेगा, बॉडी का डायगोनल। तो 4 बॉडी का डायगोनल कैसे, एक वहां से यहां, एक यहां से वहां, 2 ये हो गए, एक यहां से वहां और एक वहां से यहां। तो कितने बॉडी डायगोनल होते हैं भाई, 4 बॉडी डायगोनल। ठीक है जी, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। बॉडी डायगोनल किस किस से पास करता है भाई, किस किस से, तो बॉडी सेंटर जो होता है ना भाई, बॉडी डायगोनल जो होता है वो 2 कॉर्नर प्लस में एक बॉडी के सेंटर से पास करता है, प्लस में एक बॉडी के सेंटर से पास करता है, 2 कॉर्नर और एक बॉडी के सेंटर से पास करता है। ठीक है जी, इसकी वैल्यू क्या होगी जी, बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, अरे भाई ये क्यूब का डायगोनल बन गया। ये किसका डायगोनल बन गया, क्यूब का। तो देखो भाई ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो भाई बॉडी डायगोनल का फार्मूला हो जाएगा, अंडर रूट कर दो किसका, ए की क्यूब, एक ही क्यूब और एक ही क्यूब। तो भाई बॉडी डायगोनल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है भाई, रूट 3a। क्या होती है, रूट 3a। तो इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आ गई, और जो चीजें रही वो हम आगे देख लेंगे स्लाइड्स की फॉर्म में। चलो जी, इसको नोट कर लेना भाई, इसको नोट कर लेना। ठीक है, मैंने भी सेव कर लिया ये। चलो जी आगे बात करते हैं, आओ नेक्स्ट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बात पे जरूर जाना, सबसे पहले तो सिंपल बोला, फिर बोला क्यूबिक। क्यूबिक का तो एज एल सेम है। यूनिट सेल बोले तो पूरी नहीं है हमारे पास क्रिस्टल लैटिस, उसका एक छोटा पार्ट है, उसको डिस्कस स्टडी कर लेंगे तो पूरी यूनिट सेल के बारे में जानकारी लग जाएगी, है ना, पूरी क्रिस्टल लैटिस के बारे में। अच्छा जी, तो देखो भाई यहां पे इसको क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं भाई। इसको क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो 8 लैटिस पॉइंट होते हैं, है ना। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 लैटिस पॉइंट होते हैं। इसका मतलब होता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल है। तो यहां पे एटम्स जो रहे होंगे सिर्फ कॉर्नर पे, और कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब में, 8। तो 8 कॉर्नर पे एटम्स रहे होंगे, उसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अरे ठीक है, आप कह रहे हो एक कॉर्नर पे एटम है, लेकिन अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इस यूनिट सेल में कितने एटम है ये बताओ आप। तो देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मुझे पहले यह देखना पड़ेगा कि भाई इस कॉर्नर का कितना हिस्सा इस क्यूब में आ रहा है, क्योंकि ये तो यूनिट सेल है। अगर ये यूनिट सेल है तो ये तो और भी क्यूब रहे होंगे इस जैसे। तो यहां पे ये तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, इस जैसी तो बहुत सारी नहीं होंगी। तो सबसे पहले मुझे कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक कमरा
है ना, ये एक अपना कमरा है। तो यहां पे जो कॉर्नर है वहां पे जो आप एटम रखोगे, ऐसा तो है नहीं कि ये पूरा का पूरा इसी के अंदर आ जाएगा एटम, है ना, वो तो भाई आपका दूसरे रूम में भी तो रहा होगा। वो तो जहां जहां भी ये कॉर्नर है, ये अकेला इस कमरे में तो कॉर्नर है नहीं, ये तो किसी दूसरे कमरे का भी कॉर्नर है ना। तो ऐसे हमें देखना पड़ेगा कि ये जो कॉर्नर है, ये जो एटम यहां पे रखोगे कॉर्नर पे, वो इस कमरे में कितना आ रहा है। देखो जी, आ जाओ जी। तो देखो यहां पे बात करेंगे हम देखो पार्ट ऑफ द पार्टिकल एट कॉर्नर, एक्स मान लिया हमने, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर कितने हैं। देखो इसका इंपॉर्टेंट है। देखो भाई ये कह रहा है कि हमारे पास, इसको समझिए ध्यान से, ये कह रहा है कि हमारे पास कितने कॉर्नर है भाई, 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है ना। लेकिन एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये कह रहा जी 1/8 है। अब ये 1/8 कैसे पता लगा इनको, ये 1/8 कैसे पता लगा, आ जाओ मैं बताता हूं भाई 1/8 कहां से पता लगा। तो 1/8 ही होता है जो कॉर्नर पे अगर आप एटम रखोगे तो उसका 8वां हिस्सा उस रूम में, उस क्यूब में आता है। क्यों आता है जी, देखो इसका रीजन ये है कि ये वाला जो एटम्स है ना, ये ऐसी 7 और यूनिट सेल में जुड़ा हुआ है। ये आपका ऐसी 7 और यूनिट सेल में जुड़ा हुआ है। यहां पे एक इसके साथ में यूनिट सेल रही होगी, इसमें भी आ रहा है। इसके बाद देखना, इसके पीछे भी एक ऐसे यूनिट सेल रही होगी, इसके पीछे भी एक ऐसी यूनिट सेल, तो 4 तो ऐसे ही होगी और 4 ऊपर रही होंगी, है ना। मैं दिखा देता हूं भाई, हमने जो बात की थी पीछे, हमने जो बात की थी वहां पे मैं दिखा देता हूं इसको अच्छे से, मे भी यहां पे भी आ जाए। हाँ ये आ गया जी, देखो देखो ये आ गया। तो देखो ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल एटम, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन बिकम 1/8। तो देखो ये आपको यहां पे दिख रहा है। अब देखो भाई यहां पे एक और यूनिट सेल है, यहां पे एक और यूनिट सेल है, तो ये इसमें भी आ रहा होगा। उसके बाद देखो एक पीछे, ये देखो पीछे है, ये जो है ना, देखो बैक करता हूं मैं इसको, बैक करता हूं, देखो ये यहां पे, इसके पीछे यहां पे ये आ गया जी। फिर इसके भी पीछे, ब्लू के पीछे आएगी एक, वो आ गई थी ब्लू के पीछे। तो 4 तो ये प्लेन में यहां पे होगी नीचे। अब इनके ऊपर रख दो भाई एक एक, ये रख दिया जी यहां पे, तो इसमें भी आ रहा है ये कॉर्नर वाला आइटम, इसमें इससे पीछे वाले में भी आ रहा है ये वाला, इसमें भी आ रहा है ये वाला, और इसमें भी आ रहा है ये वाला। तो ये वाला भाई कॉर्नर, ये वाला जो कॉर्नर है ना, ये वाला जो एटम है ना, मान लो हम तो पहले वाली यूनिट सेल की बात कर रहे थे, हम तो इस यूनिट सेल की बात कर रहे हैं ना, एक यूनिट सेल की। लेकिन ये वाला जो आपको दिख रहा ना एटम, ये अकेला नहीं है, ये पूरा नहीं है, इसमें इसका 8वां हिस्सा है, क्योंकि ये जो है ना, ये 8 क्यूब से शेयर है। ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर पे जो आइटम रखोगे, ये इसमें तो 1/8 आएगा, क्योंकि 1/8 किसी दूसरी में, 1/8 किसी दूसरी में, एक ही तो है, एक ही तो है भाई। समझ गए क्या मेरी बात को। तो इसलिए कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है ना। तो अगर एक यूनिट सेल में बात करोगे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, शॉर्ट फॉर्म में इसे SCC लिखेंगे, SCC। तो अगर आपसे बोले कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, भाई ये बताओ इस क्यूब में, इस कमरे में, इस यूनिट सेल में कितने एटम है, तो आप कहोगे जी है ना, कॉर्नर पे रखे हुए हैं, लेकिन 8 कॉर्नर है, लेकिन कंट्रीब्यूशन 1/8 है। तो इसीलिए देखना भाई, जो Z की वैल्यू हो जाएगी, इसे Z से डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1 हो जाएगी। समझ में आ गई क्या बात। डेंसिटी के न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। फार्मूला जब बनाएंगे, फार्मूला बेस्ड जब क्वेश्चन बनाएंगे, वहां पे भी जबरदस्त यूज होगा इसका। ओके जी, ओके, बहुत ही बेहतरीन। देख लो जी, ये फायदा भाई हमारा ऐसे पढ़ाने का कि आपको एक एक चीज हम एनिमेटेड तरीके से समझा सकते हैं और आपको समझ में आ रही होगी, समझ में आ रही होगी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए जी आगे बात कर लेते हैं। देख लो जी ये रहा, और बैक करते हैं। अब देखो कलर कॉम्बिनेशन आ गया है, देखिए ध्यान से। तो देखो ये वाला आइटम हो गया भाई आपका, ठीक है भाई, ये आपका 1/8 है। उसके बाद देखो भाई ये वाला जो कॉर्नर है, यहां पे भी बहुत सारी रही होंगी। इसी प्रकार वो वाला भाई यहां पे क्या बना रहा है, ये देखो, देखो भाई इसका मतलब थोड़ा सा और है यहां पे अभी देखिए आपसे क्या बोल रहा है ये, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहा होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहा होगा। तो देखो यार, अगर मैं इस कॉर्नर वाले की बात करूं तो ऐसे ये किससे जुड़ा हुआ होगा भाई, इससे, क्योंकि ये ना जुड़े हुए होते हैं। आपको ये दिख दूर दूर रहे हैं, लेकिन ये जुड़े हुए होते हैं। ये वाला जो कॉर्नर पे एटम है और उस कॉर्नर पे जो एटम, वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इसलिए भाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि भाई इसके इस एक एटम के साथ कितने एटम जुड़े हुए हैं, इसको नियरेस्ट नाइबर बोलेंगे, इसको नियरेस्ट नाइबर बोलेंगे। मैं एक और नेक्स्ट क्लास में आपको ये समझाऊंगा कि नियरेस्ट नाइबर क्या होते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियर नाइबर क्या होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो अभी के लिए याद रखो कि कॉर्नर वाला जो एटम है वो आपका किस डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे, किस डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस। अरे भाई इससे लेके इसकी डिस्टेंस कितनी है, ए डिस्टेंस है, ए स्मॉल ए डिस्टेंस है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, 6। कितना, 6 होता है ना, कि एक कॉर्नर से 6 कॉर्नर और जुड़े हुए होते हैं, है ना, 6 एटम और जुड़े हुए होते हैं ए डिस्टेंस पे। मैं एक्सप्लेन करूंगा कभी आगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में। तो ये देखो, ये दिखाया गया है कि ये देखो भाई, ये देखो ध्यान से, ये देखो कि देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, पूरा एटम तो दिख ही नहीं रहा ना। और दूसरी बात देखो, ये के साथ जुड़ा हुआ है, सारे आपस में जुड़े हुए हैं, सारे कॉर्नर आपस में जुड़े हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉर्नर इससे टच कर रहा है, ये वाला इससे भी, तो ये सारे टच कर रहे हैं, बीच में स्पेस भी खाली होता है यहां पे। इसका भी डिस्कशन करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। तो मेरे हिसाब से भाई क्लियरिटी आ रही होगी टॉपिक में। चलें जी आगे आ जाओ जी। उसके बाद बात करते हैं क्यूबिक यूनिट सेल में। तो ये 3 टाइप्स की बेसिकली होती है। तो सबसे पहले हमारा है भाई प्रिमिटिव, यानी कि सिंपल क्यूबिक बोला जिसको हमने। उसके बाद भाई बॉडी सेंटर्ड भी होती है ना, जहां पे बॉडी के सेंटर पे आप रख दोगे, और फेस सेंटर्ड भी होती है। इन क्यूबिक यूनिट सेल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री होता है। बिल्कुल हमें ये समझ में आ रही है जी बात। तो देखिए भाई बीसीसी की अगर बात करें तो यहां पे लैटिस पॉइंट कितने रहे होंगे, लैटिस पॉइंट का मतलब जहां पे भाई आप एटम्स रख रहे हो, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 9 कैसे जी, 9 कैसे हो जाएंगे भाई बीसीसी में। अरे नाम से ही पता लग रहा है, बॉडी सेंटर्ड। तो यहां पे देखो भाई लैटिस पॉइंट 9 कैसे, 8 तो कॉर्नर रहे होंगे, 8 तो कॉर्नर रहे होंगे, और एक बॉडी का सेंटर भी तो रहा होगा, एक बॉडी का सेंटर भी तो रहा होगा, क्योंकि बॉडी के सेंटर पे रखोगे जब भी तो ये बीसीसी कहलाएगा। ठीक है जी, ठीक है, बहुत ही समझ में। तो भाई अगर आपसे बोले कि बताओ इसके लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने रहे होंगे, तो आप क्या कहेंगे कि भाई 8 तो एटम्स आपने कॉर्नर पे ही रख दिए, लेकिन एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और प्लस में 1 रख दिया। तो भाई जेड की वैल्यू जो होती है ना बीसीसी के लिए, वो कितनी होती है, वो 2 होती है। क्यों, ये क्या जी, ये 1 कहां से आ गया। अरे भाई बॉडी का सेंटर है, इस कमरे में अगर मैं बात करूं तो ये जो एटम आप रखेंगे, आप बॉडी के सेंटर पे जो एटम रखेंगे वो तो कंप्लीटली आ रहा है ना इसके अंदर, वो तो कंप्लीटली इस रूम के अंदर ही है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसलिए मैंने पूरा 1 ही ऐड कर दिया, यानी कि भाई जो बॉडी के सेंटर पे आप एटम रखते हो ना, उसका कंट्रीब्यूशन 100% होता है, वो उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है, और एक ही पॉइंट यहां पे अवेलेबल होता है बॉडी के सेंटर पे। एक यूनिट सेल में एक ही पॉइंट अवेलेबल होता है बॉडी के सेंटर पे। ओके, पॉइंट क्लियर। चलो जी आगे बात कर लेते हैं, देख लेते हैं ये भी क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो भाई कॉर्नर एटम कंट्रीब्यूट्स 1/8 ऑफ इट्स फुल कैपेसिटी एज शेयर्ड बाय 8 यूनिट्स, और बॉडी का पूरा ही आ जाता है। तो यहां पे जेड की वैल्यू की बात करोगे तो कितनी हो जाएगी, 1/8 इंटू में 8 प्लस में 1 2, तो 2 एटम्स पर यूनिट सेल, 2 एटम्स पर यूनिट सेल। अच्छा जी आ जाओ आगे, देख लो भाई ये रहा, इसको ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। कॉर्नर हो गए आपके, उसके बाद बॉडी का सेंटर, और ये बॉडी का जो सेंटर होता है ना, ये इस कॉर्नर से भी जुड़ा हुआ है, इस कॉर्नर, सारे कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, सारे कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ठीक है भाई, तो ये बॉडी का सेंटर। अब देखो ये दिखाया जा रहा है ऐसा ही कि वही बनाया भाई, वो बनाया पीछे, ऊपर बनाया, लो जी लो, जबरदस्त तरीके से। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है भाई, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर को नियरेस्ट नाइबर बोल सकते हैं, कि सबसे करीबी पड़ोसी। यानी कि देखो अगर मैं इसके लिए बात करूं तो 8 एटम रहे होंगे, इसका डिस्टेंस भी बताऊंगा मैं कितना होता है, लेकिन नेक्स्ट क्लास का वेट करना पड़ेगा, एडवांस वाले बच्चों के लिए आएगी। ठीक है, तो देखो भाई ये वाला जो है, ये एक इससे भी जुड़ा हुआ है, तो 8 से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो ये रहा भाई, और ये बताया गया है कि ये वाला जो बॉडी के सेंटर पे जो होता है, देखो ये देखो रेड रेड नजर आ रहा है, रेड सारे कॉर्नर को टच कर रहा है,
रेड सारे कॉर्नर को टच कर रहा है। अगर आपको यहां पे बॉडी के डायगोनल की बात करोगे तो क्या करोगे, ये है जी वो बॉडी का डायगोनल। देखो इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को और ये पूरा बॉडी का सेंटर, इसी को बोलते हैं बॉडी डायगोनल। समझ में आ गई बात। और ये बॉडी का जो सेंटर होता है ना, बॉडी के सेंटर पे जो एटम होता है वो सारे कॉर्नर से टच करता है, याद रखिएगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको समझा रहा हूं, समझ में आनी चाहिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अच्छा देखो ये रहा, ये दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है आपका, तो ये कॉर्नर हो जाते हैं भाई, ये बॉडी का सेंटर। तो भाई देखो अगर बात करें इसके लिए हमारे पास 3 टाइप की पॉसिबल थी, 2 टाइप की मैं पढ़ा चुका हूं। प्रिमिटिव को ही SCC बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फिर हमने बॉडी वाला पढ़ा। अब फेस सेंटर्ड की बात करते हैं, तो यूनिट सेल ऑफ आर 3 टाइप्स, क्यूबिक यूनिट सेल 3 टाइप्स की होती हैं। तो अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड की। तो आप सभी बच्चे सोचो यार कि कितने लैटिस पॉइंट होने चाहिए, आप खुद से सोचो तो कितने होने चाहिए। देखो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, अब फेस के सेंटर पे कितने फेस होते हैं भाई, 6, और एक फेस पे एक सेंटर रहा होगा, तो कुल मिला के कितने लैटिस पॉइंट मिलेंगे, 14। कितने भाई, लिखा नहीं, 14। कितने, 14। अच्छा जी, कैसे जी, कैसे कैसे, देखो भाई कॉर्नर हो गए, ये इस फेस का सेंटर, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, तो कितने सेंटर हो गए भाई फेस के, 6 सेंटर फेस के और 8 कॉर्नर, तो टोटल लैटिस पॉइंट कितने होते हैं भाई, 14। कितने, 14। अच्छा जी, अब यहां पे बताइए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, इसका आंसर लिखेंगे, देखो भाई 8 कॉर्नर, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, 8 कॉर्नर, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस में 6 फेस सेंटर, और फेस सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है जी 1/2। तो कुल मिला के अगर कोई मुझसे बोले कि एफसीसी के लिए, अगर कोई मुझसे बोले कि एफसीसी के लिए बताओ भाई इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो मैं कहूंगा 4। क्यों, देखो जी ये बात बिल्कुल समझ में आई, आप समझा चुके हो, लेकिन ये नहीं समझ में आ जी ये कैसे लिख दिया, हाँ ऐसे लिखोगे और हमें समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत तो मुझे होनी है, तो मैं तो क्लियर करके चलूंगा सब कुछ। देखो जी, है ना, अब बात करते हैं, मैं बात इसकी बात करता हूं। ये आपका एक क्या फेस है, ये पैनल अपना, ये बोर्ड अपना एक फेस है। अब मुझे ये बताओ, मुझे यहां ये पूरा एक फेस का सेंटर है, ये फेस का, ये इसका सेंटर है, ठीक है भाई, सेंटर है ये इसका। अब बताओ ये एक तो कहां पे शेयर हो सकता है, इस रूम में, ये एक तो यहां पे है, अगर आप यहां पे रखोगे एटम तो एक तो कहां दिखेगा, यहां पे, और एक कहां पे दिखेगा, पीछे। अरे एक इस कमरे में आ गया, एक इस कमरे में, यानी कि फेस के सेंटर पे जो आपने एटम रखा ना, तो वो 2 यूनिट सेल में शेयर्ड होता है, आधा इस कमरे में और आधा दूसरे कमरे में। आप खुद जहां पे भी बैठे हो आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लो कि भाई फेस के सेंटर पे रखूं तो देखना कि कितने कमरों से शेयर करेगा वो, कितने रूम से शेयर करेगा वो। आप देखना, आपको लगेगा कि या तो मेरे कमरे में है या फिर दूसरे कमरे में, तीसरा कमरा नहीं मिलेगा। अगर आप फेस के सेंटर की बात करोगे तीसरा कमरा मिलने वाला नहीं है। तो ठीक है भाई, इसलिए बाकी मैं समझा रहा हूं, अभी इसको और भी अच्छे से समझा रहा हूं, टेंशन मत लो। तो Z की वैल्यू कितनी हो गई, Z की वैल्यू कितनी हो गई, 4। Z की वैल्यू कितनी हो गई, 4। वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो देखिए भाई ये रहा, यहां पे देखो, यहां पे आना पड़ेगा मुझे, तो ये रहा भाई। तो देखो इसकी बात मैं कर रहा था, यहां पे मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा था कि ये जो एटम है ना, ये जो एटम आधा तो इस कमरे में है और आधा इस कमरे में है, यानी कि आधा इस यूनिट सेल में है और आधा इस यूनिट सेल में है। तो फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, फेस सेंटर का एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 होता है, वो 1/2 होता है। अरे समझ में आ गई क्या बात, बिल्कुल आ जानी चाहिए भाई, बिल्कुल आ जानी चाहिए। देख लो ध्यान से दोबारा से, ये देखो पीछे बनाया, ऐसे पूरा मिला दिया, देखो ये रहा, देखो 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 देखो। अब देखो क्या हो रहा है कि ये जो कॉर्नर है किससे टच कर रहा है, देखना, ये कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, और ये जो नजर आ रहा है ये क्या है, फेस का सेंटर। इसी को क्या बोला था मैंने, फेस डायगोनल। इसी को क्या बोला था, फेस डायगोनल। वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है जी, आ गई है सारी बातें समझ में आपकी। देखो भाई टोटल यहां पे देखो, पार्ट ऑफ पार्टिकल एट कॉर्नर, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 1/8 इंटू में
पार्ट ऑफ पार्टिकल एट फेस और टोटल फेस कितने होते हैं वो भी बताया, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है भाई यहां पे फेस क्यूबिक सेंटर्ड में, जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। ठीक है, समझ गए बात को? मैं एक्सप्लेन करूंगा कि 12 क्यों होता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा आपका बहुत अच्छे से। चलो जी आगे बात करते हैं। Each face centered atom is shared by 2 unit cell, hence contribution is 1/2, इसलिए उसका contribution 1/2 होता है। ठीक है, और each corner contribution 1/8 होता है। ठीक है जी, तो ये आपकी बात समझ में आ गई। तो देखो जी यहां से लो आप इस चीज की क्लियरिटी। तो देखो ये क्या हो जाता है भाई आपका, ये क्या हो जाता है भाई, ये बॉडी का सेंटर, ये आपका आ गया फेस सेंटर, ये क्या आ गया फेस सेंटर आ गया। ठीक है, उसके बाद ये कॉर्नर, ठीक है, ये भी कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर, तो ये कितने, ये फेस का सेंटर, ये कॉर्नर। ठीक है, उसके बाद देखो भाई अगर ये फेस का सेंटर है तो ये भी तो एक फेस का सेंटर है। ठीक है, उसके बाद देखो भाई ये भी तो एक फेस का सेंटर है, उसके बाद ये भी तो एक फेस का सेंटर है, उसके बाद इसी प्रकार से चलना भाई, ये भी एक फेस का सेंटर है, ये भी और ये भी। तो देखो ये वाला जो है ना, तो 4 ये हो गया इसी प्रकार से, और ये हो गया, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाया जा रहा है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करता हूं भाई काफी अच्छे से। अब ये इसका क्या नहीं है, ये इसके साथ टच नहीं करेगा, हाँ इन 12 के साथ ये जरूर टच करेगा। कैसे क्या होगी पूरी कहानी नेक्स्ट क्लास तक वेट करना पड़ेगा। ये बता रहा कि इन सभी से टच करेगा, ये कह रहा कि इन 12 से टच करेगा, इसीलिए मैंने बोला फेस वाले का जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12। बस अब कह रहा हूं होगा, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा, एनिमेशन के साथ समझाऊंगा। ठीक है, चलो जी आगे 12 कोऑर्डिनेशन नंबर 12 बताया। एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। द ऑर्डर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन बीसीसी एफसीसी सिंपल। तो सबसे ज्यादा देखो भाई बीसीसी में जो आपके लैटिस पॉइंट होते हैं वो 2 4 1। अच्छा जी, उसके बाद 8। 1 मिनट पूरा ऑप्शन देखते हैं। देखो जी, तो बीसीसी में जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो 9। ठीक है, बीसीसी में जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो 9, 8 कॉर्नर पे और एक बॉडी के सेंटर पे। एफसीसी में जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो 14 एंड एससी में जो होते हैं वो 8। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का सही जवाब सी आना था। नेक्स्ट आ जाइए भाई आगे। पार्टिकल एट द कॉर्नर कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 1/8 एंड 1/2। तो सी इज द करेक्ट आंसर, 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद भाई आ जाओ, कोऑर्डिनेशन नंबर इन बीसीसी बताया था 8 होता है, 8 होता है, 8 होता है। ठीक है, मैं समझा भी दूंगा मैंने ऐसा क्यों कहा। और किसी बच्चे को ट्रिक चाहिए क्या ट्रिक? ले लो जी, ट्रिक ले लो, बीसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर के ट्रिक ले लो। अच्छा जी, ऐसी क्या ट्रिक बता दोगे आप? अरे भाई आपको ये तो पता होगा कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। तो भाई बी का मतलब 2, अच्छा जी बहुत ही बेहतरीन। सी का मतलब भी 3 और इसका मतलब भी 3। अरे तीनों को ऐड कर दो, 8 आ रहा है ना। अब ये मत कहना कि ये कंसेप्ट है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये तो ट्रिक है, ये तो अप्रोच है, आपको याद रखने का तरीका है। तो बीसीसी में कभी भी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए हो ना तो क्या कर लेना जी, देख लो क्या कर लेना। तो देखो 2 प्लस में 3 8 हो गया, 8। अरे बन गई क्या बात, देख लो भाई देख लो। अगर एफसीसी में निकालना हो कभी, देख लो एफसीसी के लिए भी ट्रिक। तो 6 है ना, एफ जो होता है वो 6 नंबर पे आता है, उसके बाद 3, उसके बाद फिर से 3। अरे कितना हो गया, 12। कितना हो गया भाई, 12 बन रही है बात। देखो जी ऐसे ट्रिक्स है जी अपने पास, तो है ना जबरदस्त वाली ट्रिक। आ गया सभी को समझ में? चलो जी, है ना। चलो भाई डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इन बीसीसी। अरे बताओ, सम कर लो, 8 आ जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। चलो जी आगे बात करते हैं। पार्टिकल एट द फेस ऑफ क्यूब कंट्रीब्यूशन। तो मैंने बताया था अगर आप फेस के सेंटर पे कोई भी एटम रखोगे तो आधा इस रूम में आधा उस रूम में, तो कंट्रीब्यूशन 1/2 हो जाएगा। कितना, 1/2। तो डी इज द करेक्ट आंसर। द ऑर्डर ऑफ जेड इन सिंपल बीसीसी एफसीसी। तो सिंपल में कितना होता था भाई, जेड की वैल्यू 1, सिंपल में कितनी होती थी 1, बीसीसी में कितनी 2 एंड एफसीसी में कितनी 4। ठीक है भाई, 1 2 का 4, 4 2 का 1। ठीक है, माय नेम इज, आप सभी को पता है, संजय कुमार। ठीक है, आ जाओ जी आ जाओ। तो क्या आएगा, क्या ये आएगा क्या? अरे भाई ए सही है ना, बिल्कुल 1 2 4 बिल्कुल करेक्ट है। ए भाई ए आ गया। अच्छा जी क्वेश्चन, अब फॉर्मूला बनाने वाले क्वेश्चन समझाता हूं मैं,
है ना। ये भाई स्पेशली जेई में, नीट में, जेई एडवांस में, जैम में, हाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन मानता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है, आपको भी आएगा क्योंकि मैंने आपके बेसिक बड़े स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं, आपको भी मजा आएगा, है ना। देखो जी, आ जाओ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट अ फेस ऑफ द यूनिट सेल। तो अभी अभी पढ़ाया भाई, अभी अभी पढ़ाया, कितना ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलो जी निकलो आप तो यहां से, आपका कोई काम नहीं है। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, है ना। इन अ फेस सेंटर्ड लैटिस ऑफ एक्स वाई, हमारे पास एक कोई फेस सेंटर्ड लैटिस है जहां पे एक्स और वाई मतलब एटम्स रखे हुए हैं। तो एक्स एटम्स हमने रखे हुए हैं कॉर्नर्स पे, एक्स एटम को हमने कहां पे रखा हुआ है, कॉर्नर पे, और वाई एटम को कहां पे रखा हुआ है, फेस के सेंटर पे। तो बताओ भाई फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का, तो बताओ भाई फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का। अरे बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे भाई, क्यों नहीं बताएंगे। अच्छा जी, सही नहीं बनाई हो तो मुझसे, तो सही नहीं बना तो सही बनाएंगे। लो जी, ये तो सही बनाना। चलो अब एटम्स कहां कहां पे रखे हुए हैं, देखो भाई एटम्स कॉर्नर पे, ये जी ये जो ब्लैक नजर आ रही है क्या, एक्स, अरे ये जो ब्लैक क्या है, ये एक्स। अच्छा जी, और ग्रीन कौन से जी, फेस के सेंटर पे वाई, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और कौन सा रहा भाई, एक पीछे वाला बना दो चाहे, ठीक है ऐसे। यार देखो अब सीधी सी बात ये है कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा, एक्स है तो एक्स कहां पे 8 होते, 8 कॉर्नर पे रहेंगे, कंट्रीब्यूशन 1/8 रहा होगा। वाई 6 फेस पे रहे होंगे, वाई तो 6 फेस पे रहे होंगे, उसका कंट्रीब्यूशन कितना 1/2। इसको जब आपने सोल्व किया तो यहां से तो 1 आ गया और यहां से 3 आ गया, यही इसका फार्मूला बन जाएगा। क्या फार्मूला बनेगा भाई, XY3, क्या बनेगा XY3। बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इस 3 को यहां पे भेज देंगे, अरे कोई आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला थोड़ी नहीं बना रहे हो भाई, इसको यहां पे भेजने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या बनाओगे, अरे यही बताओ ना कि अगर जेड फेस के सेंटर पे तो टोटल कितने वाई मिलेंगे, 6 मिलेंगे, 6 जगह पे रहा होगा, कंट्रीब्यूशन 1/2, इसलिए फार्मूला क्या आ जाएगा XY3, क्या आ जाएगा XY3। कौन सा करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर है भाई। अरे कौन सा करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर है भाई ए। अच्छा जी, आ जाओ आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। देखो जी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लो, बड़े जबरदस्त क्वेश्चन किए हैं मैंने यहाँ पे आपके लिए। In a face centered lattice X and Y, X atom present at the corner, Y atom present at the face center, the formula of the compound। अब देखो आगे कंडीशन रख दी, पिछला ही क्वेश्चन है लेकिन कंडीशन क्या रख दिया है, द कंपाउंड वुड बी इफ 2 एटम ऑफ X आर मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर्स। बात वो थी पहले, लेकिन हमने क्या किया, 2 कॉर्नर से एटम चुरा लिए। अब बताओ अब फार्मूला क्या बनेगा, कोई बात नहीं 1 मिनट में बना देंगे। अरे भाई पहले कितने कॉर्नर थे, 8 कॉर्नर थे, 8 एटम थे। अब आपको कह दिया कि 2 एटम हमने निकाल लिए, अरे कितने बच गए भाई, कितने बच गए, अरे आजा भाई, हाँ कितने बच गए भाई, 6 बच गए, कंट्रीब्यूशन कितना 1/8, 6 बच गए, कंट्रीब्यूशन कितना 1/8। वाई की बात करोगे तो वाई तो ऐसा कैसा, फेस के बारे में तो कोई कमेंट नहीं किया, तो वाई तो ऐसा कैसा 6 और कंट्रीब्यूशन कितना 1/2। इसको सोल्व करो भाई, इसको सोल्व करोगे 3/4 आ गया, इसको सोल्व करोगे तो 3 आ गया। आपको सिंपलेस्ट रेशो लेना होता है, सिंपलेस्ट रेशो लेना होता है। इस 3 से ये 3 काट दो, फिर क्या आ रहा है भाई, x के नीचे 1/4 आ रहा है और y के नीचे 1 आ रहा है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉपर सिंपलेस्ट रेशो लेना है। तो 4 से मल्टीप्लाई इसकी करो तो 4 को से इसकी भी करनी पड़ेगी, तो यहां पे 1 बनेगा। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, XY4। क्या फॉर्मूला आ जाएगा, XY4। इसमें तो दिखाई ही नहीं दे रहा भाई XY4, तो कहां पे मिस्टेक कर दी, कहां पे मिस्टेक की है भाई, कहां पे मिस्टेक कर दी, मिस्टेक तो कहीं पे भी नहीं की भाई, है ना, मिस्टेक तो हमने कहीं पे भी नहीं की। तो यहां पे क्यों नहीं दिखा रहा भाई, अच्छा अरे अच्छा ऊपर वाला, मैं नीचे वाला देखने लग गया भाई, सॉरी मैं नीचे वाला देखने लग गया, कोई बात नहीं भाई, मिस्टेक हो जाती कई बार। क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा भाई, सी। मैं कहूँ यार XY4 कहां से हो गया, सब कुछ तो सही है। चलो जी कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक।
है ना, इंसानों से ही होती है। चले भाई आगे। इन ए क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड एक्स और वाई, एक्स एटम आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, वाई फेस के सेंटर पे, तो बताओ क्या फार्मूला है। अरे ये तो वही हो गया, ये तो वही हो गया। कौन सा भाई, एक्स कॉर्नर पे है 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, वाई कहां पे है, फेस के सेंटर पे, कंट्रीब्यूशन कितना 1/2, क्या फार्मूला बनेगा XY3, XY3, क्या आंसर आ जाएगा डी, क्या आ जाएगा डी। चलो जी आगे बात करते हैं, कोई बात नहीं, समझ में आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा तो कैसे आएगा बता दो, वैसे ही दिला देंगे। ये क्वेश्चन भाई देखो बिल्कुल जेई पैटर्न का क्वेश्चन है। देखो ए सॉलिड है स्ट्रक्चर, वहां पे विच डब्ल्यू एटम कहां पे है, कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे ऑफ क्यूबिक लैटिस, तो डब्ल्यू कॉर्नर पे है, ठीक है। ओ एटम कहां पे है, एट द सेंटर ऑफ एज, एज के सेंटर पे है। अच्छा भाई एज का सेंटर नहीं पढ़ा था, अब आ गया, कोई बात नहीं। एंड एन एटम एट द सेंटर ऑफ क्यूब, तो भाई फार्मूला बनाओ, डब्ल्यू कहां पे है भाई, कहां पे, कॉर्नर पे, कितने कॉर्नर होते हैं 8, कंट्रीब्यूशन 1/8। अच्छा जी, ओ एटम कहां पे, एज पे, बहुत इंपॉर्टेंट, ओ कहां पे, एज पे। देखना भाई एज का मैंने कंट्रीब्यूशन नहीं पढ़ाया, सॉरी, पढ़ाना चाहिए था, कोई बात नहीं भाई, आ गया यहां पे, आ गया अभी। तो देखो यहां पे ये हमारी एज है, ये हमारी एक एज है, और इसका ये सेंटर हो गया भाई एज का सेंटर। तो एज के सेंटर पे अगर आप एटम रखते हो तो वो एज 4 कमरों में शेयर होती है, वो एज 4 रूम में शेयर होती है। कहां जी, एक तो यहां पे, एक इसके आगे, इसके यहां पे एक रूम है ना, एक इसके ऊपर रूम और एक उसके ऊपर रूम, है ना। अरे समझ गए क्या मेरी बात। तो ये बात समझना कि जो एज का सेंटर होता है वो 4 क्यूब में होता है, तो एक क्यूब में कितना 1/4, तो एज का कंट्रीब्यूशन जो होता है, एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। कितनी एज होती है, 12 एज होती है, कंट्रीब्यूशन 1/4, तो कितना आ जाएगा 3, है ना। तो भाई देखो एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, लिख लो इसको, एज का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 होता है, 12 एज होती है, ठीक है। चलो जी हटाओ इसको, हटा देते हैं भाई, इसको हटा देते हैं, देख लो जी, है ना। ओ की बात करोगे, ओ एट द सेंटर ऑफ एज, तो कितनी एज होती है जी 12, और कंट्रीब्यूशन 1/4। अच्छा जी, सोडियम Na क्या बोला गया है कि सेंटर ऑफ द क्यूब, और क्यूब का एक ही सेंटर होता है, ये बॉडी सेंटर की बात कर रहा है, बॉडी सेंटर की, तो बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 ही होता है। इसको सोल्व करो भाई, यहां से आ जाएगा 1, यहां से आ जाएगा 3, और यहां से 1, क्या फार्मूला बनेगा भाई, Na 1 रखो, Na 1 रखो, फिर W रखो, Na फिर W, और ऑक्सीजन 3, क्या फार्मूला बन गया भाई, NaWO3, क्या फार्मूला बन गया, NaWO3, क्या आंसर आ गया भाई बी, क्या आ गया भाई बी। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो भाई आ जाओ, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। A compound of A and B crystallize in cubic lattice. A atom ने occupy the lattice point at the corners of the cube. 2 atoms B occupy center of each cube faces. Point note करो, क्या 2 atoms of B के 2 atoms occupy the center of each cube face. क्यूब के फेस पे 2 एटम है, ऐसा कहना चाह रहा है, तो बताओ फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अरे भाई ए कॉर्नर पे है ना, तो 8 इंटू में 1/8 कर दो, इसका तो कोई इशू ही नहीं बनाना है। बी की बात ये की है कि 2 एटम्स हैं, है ना, यानी कि देखो 2 एटम्स का मतलब समझो कि 6 फेस होते हैं, अगर एक फेस पे 2 एटम रख दिए तो 6 फेस पे 12 एटम हो गए, 12 एटम हो गए। फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है आप सभी को पता, 1/2 कितना होता है, 1/2। फार्मूला क्या बन जाएगा, AB6, फार्मूला क्या बन जाएगा, अरे AB6 बन जाएगा फार्मूला, ठीक है। डी आ गया भाई, डी आंसर। चलो भाई नेक्स्ट आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा जी आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। इन अ फेस सेंटर्ड लैटिस X and Y, X atom are present at the corner while Y atoms are present face center, तो बताओ फार्मूला क्या होगा। अगर X कॉर्नर पे है और Y फेस के सेंटर पे, तो फार्मूला आ जाएगा आपका XY3। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि 3 बार ये क्वेश्चन समझा चुका हूं,
ठीक है, चलो भाई आगे नेक्स्ट। वन ऑफ एक्स एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ ईच यूनिट सेल। एक एटम को हमने कॉर्नर से हटा दिया, अब बताओ फार्मूला क्या होगा। अच्छा जी, कितने रह गए भाई, 8 कॉर्नर थे, एक कॉर्नर से एटम गया तो 7, कंट्रीब्यूशन कितना 1/8। वाई पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, वाई तो वैसे के वैसे 6 इंटू में 1/2 3। अब देखो यार सिंपलेस्ट रेशो हमें चाहिए, यानी कि यहां से तो क्या आ रहा है आपका x 7/8 आ रहा है, x 7/8 और y 3 आ रहा है, हमें तो सिंपलेस्ट रेशो चाहिए, इसलिए 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसलिए 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों को, तो फार्मूला जो बनेगा x 7 आ जाएगा, x 7 आ जाएगा और y आपका ये आ जाएगा भाई, y आपका क्या आ जाएगा, y आपका ये आ जाएगा, तो x 7 y 24, x 7 y 24, क्या ये इसका आंसर आ जाएगा भाई, ये इस वाले का फर्स्ट का नोट कर लेना भाई सभी बच्चे। तो x हो जाएगा 7 एंड y हो जाएगा 24। अच्छा जी नेक्स्ट आओ। 2 एटम्स ऑफ x आर मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर। अब 2 हटा दिए, पहले 1 हटा रहा, अब 2 हटा दिए, मजे ले रहा हमारे मजे, है ना, तो कोई बात नहीं, है ना, आज ये हमारे मजे ले रहा है, कल हम इसके मजे लेंगे, क्यों, अगर ये चीज आ गई ना फिर तो मजे ही लेने हैं अपने को, तो चलो जी कोई बात नहीं भाई, इसकी मन मारती। तो 6 हो गया, 1/8 हो गया, इसी प्रकार y 6 और 1/2, इसका मतलब आएगा 3/4, 3/4 और ये 3, इसको 3 से 3 कैंसिल, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो इसका आंसर आ जाएगा xy4, xy4। बहुत ही अच्छी बात हो गई जी। अब इन्होंने कहा तीसरे में, वन ऑफ x एटम फ्रॉम अ कॉर्नर इज रिप्लेस्ड बाय z। x के वन ऑफ x एटम फ्रॉम अ कॉर्नर इज रिप्लेस बाई जेड। तो अब बताओ, और ये बोला गया कि जो जेड है ये मोनोवैलेंट ही है, यानी कि जैसा एक्स है वैसा ही है। अरे बस अब कोई ज्यादा चेंज नहीं करने, तो भाई ये क्या हो गया भाई आपका, देखो यहां पे 7 बचेंगे, 1/8, y पे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एंड z का क्या हो जाएगा 1, और कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/8। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/8। ठीक है भाई, सोल्व कर लोगे क्या इसको, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका जो आंसर आ जाएगा x7 आ जाएगा भाई, x7 आ जाएगा, y आपका 24 आ जाएगा, और z आपका 8 आ जाएगा। z आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अरे सही है ना ये, तो वन ऑफ x एटम फ्रॉम ये आना चाहिए भाई इसका, ठीक है, इस तरीके से इसको आप देख लीजिएगा, बाकी एक बार कंफर्म कर लेंगे इसको, मे भी मुझे तो सही लग रहा है ये ऐसा ही होगा कि वन ऑफ एक्स एटम को हमने रिप्लेस कर दिया है जेड से, तो बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लो जी, ये आपका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो वही बात है, ए कॉर्नर पे है, बी फेस के सेंटर पे है। अब हमने क्या कर दिया, इफ वन एटम ऑफ बी इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंटर्ड पॉइंट, तब फार्मूला बताओ क्या है। अब हमने क्या किया कि फेस सेंटर्ड का एक पॉइंट हटा दिया है, तो देखो भाई ए के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 8, अब बी के ऊपर फर्क पड़ेगा क्योंकि बी है ना फेस के सेंटर पे, 6 फेस सेंटर होते थे। अब बोला है कि हमने क्या कि 1, यहां पे बोला गया कि 1 एटम हटा दिया है, तो 5 रह गए हैं, कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, ये तो 1 ही रहा होगा, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो a 2 बन जाएगा और b 5 बन जाएगा, a 2 बन जाएगा और b 5 बन जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 4th इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा। और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना, कभी सोचो ये हल्के हल्के क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो जी, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराओ ना ये बच्चों वाले। अरे भाई मैं तो सभी को देख के चल रहा हूं, ठीक है। इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ ए बी, ए आपका कहां पे है, कॉर्नर पे है, बी कहां पे, फेस के सेंटर पे, वन ऑफ ए एटम मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, तो बताओ। अरे भाई कॉर्नर से, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, फिर भी दोबारा करवा देता हूं। एक अगर कॉर्नर से गया तो 7 बचे, कंट्रीब्यूशन 1/8, और बी का कितना आ जाएगा भाई, बी का तो 6 और 1/2, सिंपलेस्ट रेशियो के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर ए आंसर आ जाएगा A7 and B24, A7 B24, C is the correct answer, C is the correct answer। चलो जी, बाकी का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में,
तो मैंने मेरी तरफ से काफ़ी अच्छी सी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है विद दी एनिमेशन। आपको समझ में भी आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा है। सारे क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी के भी, जेई के भी, नीट के भी सारे। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है ऑलरेडी और बहुत सारे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भाई फॉलो कीजिए पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे। मेरा नाम है संजय कुमार, मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन पहले होना चाहिए, लेकिन इंट्रोडक्शन से पहले कंटेंट होना चाहिए। आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप मुझे जानना चाहोगे, क्योंकि कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं हूं एज मेरे कंटेंट की वजह से अच्छा होऊंगा या बुरा होऊंगा, तो आपको कैसा लग रहा है आप जरूर बताएं और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लासेस को। अभी के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।